नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस स्याह ख़जाने की जो कि पाकिस्तान की सतह ज़मीन के नीचे तो छुपा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए आने वाले मुस्तकबिल में एक बहुत ही कामयाबी की कुंजी बन सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फीद मलिक साहब, जो कि अभी हाल ही में पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस से होके आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि आपने स्टेटमेंट दी है कि कोल इज़ बैक, हालांकि पूरी दुनिया कह रही है कि कोल से हम दूर जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट को आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जी जो पिट्सबर्ग है अमेरिका में, ये दुनिया का कोल का कैपिटल है। यानी कोले की सारी मोस्ट रिसर्च और सारी चीज़ें सेंटर जो है वो पिट्सबर्ग है। वो और बात है कि इसका इस्तेफ़ादा ज़्यादा चाइना ने किया या इंडिया ने किया और हम अब चल करने जा रहे हैं, मगर जो ज़्यादातर रिसर्च है कोले पे वो पिट्सबर्ग में होती है। ये मैंने जो स्टेटमेंट इसमें दी है, ये 2023 में जो एनुअल पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्तांबुल में, उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट किया गया कि सारी दुनिया ने $5 ट्रिलियन रिसर्च पे खर्चे हैं कोले से निजात हासिल करने के लिए, मगर वो निजात हासिल कर नहीं सके। उसकी वजह ये है कि जो एक बेस लोड होता है उसके लिए आपको कोई ना कोई ईंधन चाहिए, कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, और वो जो फ्यूल है वो कोला जो है वो सबसे सस्ता फ्यूल जो है कोला है। बाकी जो ग्रीन एनर्जीज़ हैं या ऑल्टरनेट एनर्जी जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें सोलर है, विंड है, वो जब तक बैटरीज स्टोरेज का मैकेनिज्म नहीं डेवलप होगा, उनकी इतनी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन नहीं हो सकती। दिन को तो सूरज निकल देगा तो काम हो जाता है, मगर अगर रात को क्या होगा, उसके लिए भी बैटरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, बैटरीज बहुत महंगी हैं। तो इस लिहाज से जो बेस लोड जो है वो अभी भी वो किसी न किसी ईंधन बेस्ड या थर्मल एनर्जी बेस्ड है अब तक। ये है इसकी बेसिस। तो जब तक बहुत इनएक्सपेंसिव बैटरी, सस्ती बैटरी नहीं डेवलप होती और हम स्टोरेज करें एनर्जी को और रात को इस्तेमाल कर सकें, तो जब तक कोयला इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। डॉक्टर फीद साहब, आपने कहा कि कोयला इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। हम अब तक सुनते यही आ रहे थे कि कोयला सिर्फ बिजली घर चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन आपने तो इसके और बहुत सारे बता दिए यूज़ जो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। ये जी, असल में देखें, जो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बिफोर क्राइस्ट यानी सारे कदीमा से कोयले का इस्तेमाल इंसान ने शुरू कर दिया था, और फिर सारी जो ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है ये कोयले ने इसको सपोर्ट किया, सारा कुछ किया। तो कोयला जो है वो एक ईंधन था जिसको जला के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू हुआ है, तो अब सारी दुनिया में ये ट्रेंड है कि कोयले को जलाया ना जाए। सही, अब टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप हुई हैं कि कोयले को जलाए बगैर आप उससे इस्तेफादा उठा सकते हैं। यानी आप कोयले को गैसीफाई कर लें, अगर उससे गैस बना लें तो वो फिर क्लीन फ्यूल हो जाता है। तो अब ज़्यादातर जो रिसर्च हो रही है वो इस पर हो रही है कि कोयले को जलाया ना जाए, बल्कि कोयले को गैसीफाई किया जाए, उससे गैस बनाई जाए, और फिर गैस से बेशुमार चीज़ें और बनाई जा सकती हैं। इंडिया भी ये कर रहा है, चाइना भी ये कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा था। तो ये मल्टीपल यूजेस हैं कोयले को जलाने के अलावा। तो 21वीं सदी में वैसे मैं भी पर्सनली कोयला जलाने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट का इशू होता है। तो उसको अगर आप गैसीफाई कर लें, जो हमने कर लिया है, अब थर्म के कोयले को भी हमने गैसीफाई कर लिया है, तो अब हम वी आर रेडी कि हम कोल को गैसीफाई करें। अब एक प्लांट वो लगा रहे हैं फौजी फर्टिलाइज़र वाले कि वो थर के कोयले को गैसीफाई करेंगे, उससे गैस बनाएंगे और उस गैस से भी फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो इससे फर्टिलाइज़र भी बन सकता है, अपना पाइपलाइन क्वालिटी गैस भी बन सकती है, बेशुमार केमिकल्स बन सकते हैं, डीजल भी बन सकता है। तो क्योंकि हमारा बहुत एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त और कोयला हमारे पास बेशुमार है, तो हमारा कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हम कोयले से इस्तेफादा करें और क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी से इसको हम अपने एनर्जी का मसला जो उसका हल ढूंढें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो कोयला बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ये भी कहा जाता है साथ साथ कि वो ज़्यादा सल्फ़र वाला है या बहुत ज़्यादा नमी वाला है, तो वो उस तरह कारगर साबित नहीं होता है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, किसी हद तक ठीक है। सल्फ़र तो इसमें नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी ने ये बेपर की उड़ाई हुई, जो मेरा ख्याल है जो इंपोर्ट लॉबीज़ हैं जो चाहती नहीं कि लोकल कोयला इस्तेमाल हो। ये इट्स लो सल्फ़र कोल, इसमें 1% सल्फ़र है। कोयला सल्फ़र का मसला नहीं, मॉइस्चर है इसमें, मगर ये है कि मॉइस्चर इसलिए है कि इसके कोयले के ऊपर पानी है, उसकी वजह से कोयले में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ है। तो वो मॉइस्चर ऐसा है कि अगर कोयले को आप निकाल के और चंद दिनों के लिए ओपन धूप में हवा में रख दें तो वो आधा हो जाता है, कम हो जाता है मॉइस्चर। तो उसका भी हल मौजूद है।
देखिए, हर जो नेचुरल डिपॉजिट होता है वो यूनिक होता है, उसमें अपनी एक खासियत होती है, तो उसको आपको उसे डील करना पड़ता है, उसको यूजेबल बनाना पड़ता है। तो थर कोल जो है इसको बिल्कुल यूजेबल बनाया जा सकता है, यूजेबल है, इससे मॉइस्चर भी निकाला जा सकता है और सल्फर का इसमें मसला है ही नहीं। इट्स अ लो ग्रेड कोल, मगर ये क्योंकि क्वांटिटी इतनी है तो वो कॉम्पनसेट हो जाती है बाय क्वांटिटी। डॉक्टर साहब, आपने अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड की और आपने वहाँ पर अपना पेपर भी पेश किया था, आप उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ ब्रीफ करेंगे? देखिए जी, ये एक कॉन्फ्रेंस ये हर साल होती है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में, एक कॉन्फ्रेंस जो 2025 को अभी हो रही है, 23 तारीख को मेरा उसमें पेपर है, बीजिंग में हो रही है ये कॉन्फ्रेंस। ये ज़्यादातर तो पिट्सबर्ग में ही होती है, मगर फिर ये इसको रोटेट भी करते हैं और मुल्कों में जहाँ कोला इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस है जो अब इस साल की है 23 अक्टूबर को जो मेरा पेपर है, जिसमें ये बीजिंग में हो रही है, चाइना में हो रही है। और ये जो है इसमें जो मेरा टाइटल है वो लार्ज स्केल गैसिफिकेशन ऑफ थर कोल। इस वक्त हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े गैसिफिकेशन के प्लांट्स लगाएं, जिससे हम कोयले को गैसीफाई करें और हम अपनी सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाएं जो हम पाइपलाइन में डालें, ताकि हमें एलएनजी ना इंपोर्ट करनी पड़े। क्योंकि इस वक्त हम एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से, जो हमें बहुत महंगी पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली और महंगी तरीन गैस है, सर्कुलर डेट हुआ है जिससे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अपने कोयले के इस्तेमाल से हम गैस बना सकते हैं और वो गैस हम पाइपलाइन में डाल सकते हैं ताकि हमें एलएनजी ने इंपोर्ट करनी पड़े। तो मेरा जो पेपर है वो इसी पे बेस्ड है और इस पे गैसिफिकेशन हमने कर ली है थर कोल की। तो मैं एक्सपीरियंस अपने शेयर करूंगा और वहाँ फिर जो बाहर सारी दुनिया से लोग आए हुए होंगे उनको मैं अपने रिजल्ट्स बताऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि कोई जॉइंट वेंचर हमारे साथ कर ले या कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाए कि हम कोल गैसिफिकेशन के प्लांट लगा लें। ये मकसद है। डॉक्टर साहब, ये फ़र्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में गैस के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं और सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये गैसिफिकेशन का प्रोसेस ये हम कब से स्टार्ट करेंगे, कब से पाइपलाइन में शुरू हो जाएगा काम? देखें ना, ये तो वो जितना गुड़ डालें उतने मीठे वाली बात है। हमारे आम तौर पे जो काम है वो शुरू तो हो जाते हैं बड़े शोर शराबे से, फैन फेयर से जिसे कहते हैं, मगर ये पाया तकमील तक जो बहुत कम चीज़ें पहुँचती हैं। अब इस वक्त जो मसला वो इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि टेक्निकली हमने सारा कुछ कवर कर लिया है जो हम कर सकते थे, गैस भी बना ली है, उसको कैरेक्टराइज भी कर लिया है, तो अब टेक्निकल हिच कोई नहीं है गैसिफिकेशन में। अब सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट, हम अगर इन्वेस्टमेंट हम ढूंढ रहे हैं, कोई इन्वेस्टर अगर आए इन्वेस्ट करे, तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, आपने देखा ही है। तो इस वक्त मसला इन्वेस्टमेंट का है। ज़रूरत तो हमारी है और गैस भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो मसला भी है, ज़रूरत भी है। तो कोशिश यही है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो ये मामला जो है ये बहुत जल्दी पाए तकमील तक पहुंच सकता है। तो 3 से 5 साल के पीरियड में हम जो है अब गैस में खुद कफील हो सकते हैं अगर कोयले को गैसीफाई करके। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा अगर आप पास्ट में ले जाए और बताएं कि आपने थर के मंसूबे की बुनियाद कैसे रखी और किस तरह उसको पूरा आपने पाया तकमील तक पहुँचाया। फिर ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, अब आपने छेड़ दी है तो आप सुन लें, मगर ये काफ़ी दर्द भरी दास्तान है। मैं जब चेयरमैन था पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का, तो उस वक्त एक कमेटी बनी, एनर्जी फोरसाइट कमेटी, क्योंकि ये सन 2002 में हम फ्रॉम एनर्जी सरप्लस नेशन हम एनर्जी स्टार्व नेशन हो गए, यानी हमारे जो गैस के डिपॉजिट्स हैं वो डिप्लीट हो गए और हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, गैस हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। तो उस वक्त एक एनर्जी फोरसाइट कमेटी बनी, उसमें उन्होंने मुझे कोल का इंचार्ज किया कि जी आप कोल पे आप फोकस करें। तो क्योंकि मेरी बैकग्राउंड माइनिंग की और मेटलर्जी की है, तो फिर मैंने कोल पे फोकस किया। मैंने जितने भी कोल के लोग थे जो कोयला निकालते थे, माइनिंग करते थे, उनको बुलाया, इस्लामाबाद में हमने मीटिंग की। तो सब ने ये कहा कि जी लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, और क्योंकि थर का सबसे बड़ा डिपॉजिट है तो हमें इसकी माइनिंग की तरफ जाना चाहिए, यानी कोयला निकालना चाहिए। फोकस ये करना चाहिए जब इतना कोयला है उसको निकालने का कोई मैकेनिज्म हम डेवलप करें ताकि हम आसानी से कोयला निकाल सकें और उसको काबिल इस्तेमाल कर सकें। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि उस वक्त ये मनसूबा स्टार्ट हो जाता तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती? बिल्कुल मुख्तलिफ होती जी। ये 2004 से लेके 2018 में ये कोयला निकला, 14 साल का सफ़र है और बड़ा मुश्किल गुजार, बड़ा बम्पी, रुकावटें बेशुमार और वेस्टेड इंटरेस्ट बड़ा, और लोगों ने बड़ी कोशिश की
कि इसको अपनी तरफ इसका डायरेक्शन किया जाए, इससे इस्तेफादा खुद किया जाए। एक जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कॉमन गुड है, ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, उस पर इतना फोकस नहीं है। तो ये उसी का ये भी निशाना रहा। और ये कुछ साइंटिस्ट आ गए रिटायर्ड एटॉमिक एनर्जी के कि जी हम नीचे गैस बना देंगे, 2-4 साल वो उन्होंने ज़ाया कर दिए। फिर आगे कि जी ये जो कोला ठीक नहीं है, उसमें कुछ टाइम ज़ाया हो गया। फिर आगे कि जी इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, कोयले के ऊपर पानी है, उसमें 2-4 साल ज़ाया हो गए। बहरहाल मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और मैं मुसलसल इसके पीछे पड़ा रहा। मेरी टर्म भी ख़त्म हो गई 2005 में, मगर मैंने कोई 20 पेपर इस पे लिखे थरकोल पे, और इसको हम फिर पिट्सबर्ग में हर साल जाता हूँ, अभी भी जा रहा हूँ। और फिर हम इसको इंटरनेशनल ले गए, इंटरनेशनल फोकस पे लेके गए। फिर फाइनली सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो माइनिंग है। तो सिंध गवर्नमेंट ने फिर एंग्रो के साथ मिलके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई, और उन्होंने फिर ये कोल माइनिंग शुरू की। इस वक्त 2 कोल माइंस हैं जो ऑपरेशनल हैं थर में, जहाँ से कोला निकल रहा है, और कुछ 6000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो बन रही है। और उसी कोले से फिर हमने ये 2023 में गैसिफाइड गैस भी बना ली। तो अब वी आर ऑल रेडी। अब इस वक्त जो है वो टेक्निकल कोई मसला नहीं है, माइनिंग भी हो रही है, गैसिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, बिजली भी बन रही है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी इसको एक्सपैंड करें, डेवलप करें, और ये जो एक्सपेंसिव एनर्जी है और ये जो सर्कुलर डेट है उसका, गैस का, बिजली का, इसको नीचे लेके आए। डॉक्टर साहब, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पाकिस्तान के लिए तवानाई का मुस्तकबिल क्या है अब? देखिए जी, मुस्तकबिल तो वो अपने हाथ में होता है। जो कौमें सही फैसले करती हैं, नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसले करती हैं, कॉमन गुड में फ़ैसले करती हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा होता है। और हमारे पास अल्लाह ताला ने 1952 में हमें सुई गैस से नवाजा, जो उस वक्त वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट था 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का, और हमारे पास बहुत बड़ा गैस नेटवर्क है। तो वो एक तोहफ़ा था अल्लाह ताला की तरफ से। अब ये भी एक तोहफ़ा है, 175 बिलियन टन कोला है जो 200 साल तक हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा डायरेक्शन ठीक हुआ और हमने भेजा इस पर टाइम ना ज़ाया किया, वेस्टेड इंटरेस्ट को ना डोमिनेट करने दिया, तो हम बहुत जल्दी खुद कफील भी हो सकते हैं। इस वक्त भी कोई $2.2 बिलियन का कोला इंपोर्ट हो रहा है, $2 बिलियन की LNG इंपोर्ट हो रही है। ये तो फ़ौरन इसको कम किया जा सकता है। $25 बिलियन का टोटल हमारा फ्यूल बिल है, ये भी कम हो सकता है, आधा हो सकता है 5 साल में। तो मेरा मतलब हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं और अवेलेबल हैं, डिपॉजिट भी है। नाउ वी हैव टू पुट द पीसेस टुगेदर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम वहाँ आके नाकाम होते हैं जहाँ पीसेस को इकट्ठा करना हो। तो शुक्र है कि थर में हमने वी वर एबल टू पुट द पीसेस टुगेदर, और कोयला निकालने में हम कामयाब हो गए, जो तांबे में हम नहीं हो सके। देखो ना, वो जो संदक था वो हमने चाइनीज़ को दे दिया। रेकोडिक भी जो है वो भी बैरी गोल्ड, वो फॉरेन कंपनी है, वो कंट्रोल कर रही है। तो ये थर में कम से कम ये है कि हमारे वी आर ऑन ग्राउंड, हम कोयला निकाल रहे हैं, तो हम बिजली भी बना रहे हैं, अब इंशाल्लाह गैस भी बनाएंगे उससे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अगर हमने ये अपने कोयले को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत एक अच्छी बात होगी, एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि जो सुई गैस का जो ज़ख़ीरा था जो 1952 में दरियाफ़्त हुआ, वो तोहफ़ा था हमारे वालिदैन की जनरेशन का जो हम तक पहुँचा, और हमने उससे इस्तेफ़ादा उठाया, ज़्यादा ही इस्तेफ़ादा उठा लिया, उसको मिसमैनेज भी हो गई बीच में। उसकी वजह से जो 100 साल का डिपॉजिट था वो 50 साल में ख़त्म हो गया। अब ये जो कोला है, जिसको मैं ब्लैक गोल्ड कहता हूँ, ये भी एक तोहफ़ा है हमारी जनरेशन का आने वाली जनरेशन्स के लिए, क्योंकि ये इतना कोला है कि ये 200 साल तक हमारी एनर्जी की जो नीड्स है वो पूरी कर सकता है। मगर हो सकता है उससे पहले कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम भी चले जाएं, दुनिया भी चली जाए। मगर जब तक वो नहीं होता तो हम कोयले को प्रॉपरली क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ की एप्लीकेशन से हम कोयले से अपने एनर्जी का जो मसला है ये रिजॉल्व कर सकते हैं, और एनर्जी का भी और पावर जनरेशन का भी, ये दोनों मसले हम हल कर सकते हैं। मैंने एक बेस लाइन सी बनाई हुई है 10 की, यानी जो 10 रुपये यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में फॉर इट टू बी अफोर्डेबल, और $10 MMBTU से ज़्यादा गैस हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर 10 का फिगर हिस्सा हम रखें,
और गैस भी इसके नीचे लेके आएँ और बिजली भी इसकी यूनिट इसके नीचे लेके आएँ, तो हम अफोर्डेबल बिजली भी बना सकते हैं और अफोर्डेबल गैस भी बना सकते हैं जो हर आदमी की दस्तरस में हो और वो उससे इस्तेफादा उठा सके। क्योंकि इकॉनमी जो है वो एनर्जी ड्रिवन बहुत है। जो चाइना सारी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है इस वजह से कर रहा है कि वहाँ एनर्जी सस्ती है, ठीक, उसकी वजह से चाइना हैज़ बीन एबल टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट्स। तो हमारे लिए, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी और पावर दोनों का सस्ता होना बहुत ज़रूरी है और हम थर्ड कोल से ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज़ साहब आपके टाइम के लिए, कि एक ना सिर्फ डॉक्टर साहब ने साइंसी मसला समझाया है बल्कि एक कौमी उम्मीद भी दिलाई है। आप अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।